तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स एक इजी चैप्टर है एक्चुअली, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम में पॉलिनोमियल्स में से आते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज़ की कई सारे टर्मिनोलॉजीज है। फॉर एग्जांपल आपसे कभी पूछेगा कि रूट्स फाइंड करिए, कभी कहेगा कि ज़ीरोस फाइंड करिए, कभी कहेगा कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देकर कहेगा कि इक्वेशन फाइंड करिए। तो ये चैप्टर में एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछ सकता है, इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ी सी गलती की वजह से या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसमें क्वेश्चंस कंप्लीटली रॉन्ग कर देते हैं। तो उस वे में हम लोग चैप्टर को आज कंप्लीट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और हम लोग जो लास्ट चैप्टर में हम लोग मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक्स के वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक्स की वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से क्यों ले सकते। इस चैप्टर में वो चीज़ देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग चैप्टर में डिटेल में जाने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ पर इस्तेमाल में आ सकता है। आप लोग थीम पार्क गए होंगे, वहाँ पर आपने रोलर कोस्टर्स को देखा होगा, आपने वहाँ पर डिफरेंट वाटर स्लाइड्स को देखा होगा आपने। और अगर आप लोग कभी बाहर गए तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस होते हैं, और ये तमाम शेप्स स्ट्रेट लाइन नहीं होते। तो जब कंप्यूटर में हम लोगों को ये चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं तो बस एक सिंगल लाइन के कमांड से हम लोग ये चीज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने से हम लोग एक कंप्लीट एक लाइन ग्राफ में या कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या फिर एक कोई कर्व हो जो स्ट्रेट नहीं है, अगर आपको वो ड्रॉ करनी है तो आप लोग किस तरह कंप्यूटर को कमांड देकर सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर ये किस तरह के डिज़ाइंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ों में हमारे काम आएगा पॉलिनोमियल्स। एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तो इसको समझ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा केस देखते हैं। आप आराम से बैठे हुए थे, अचानक आपके पापा ने आपसे कहा बेटा इधर आओ। आप गए, उन्होंने कहा कि शर्मा अंकल के साथ जाइए और जाकर एक प्लॉट देख कर आइए, उसके तमाम डिटेल्स आकर मुझे बताना है आपको। आप उठे और उठ के प्लॉट देखने के लिए चले गए। ओपन प्लॉट बहुत ही अच्छा था, और आपको मालूम है कि आपके पापा इस प्लॉट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपने भी प्लॉट को बिल्कुल अच्छे से देख लिया, और आपने प्लॉट के मेजरमेंट्स या डायमेंशंस भी आपने अंकल से ले लिए। और वो डायमेंशंस कुछ इस तरह थे। प्लॉट की जो फेसिंग थी यानी ब्रेड थी वो थी तकरीबन 10 मीटर, और जो प्लॉट की लेंथ थी वो थी तकरीबन 20 मीटर, और प्लॉट का एरिया जो था वो था तकरीबन 200 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर मीटर जिसको आप लोग कहते हैं। अब आपसे एक गलती ये हो गई, आपसे एक भूल ये हो गई कि आप उसके डायमेंशंस लिखना भूल गए पेपर पे, और आपने ये सोच लिया कि चलो बहुत आसान है, 10 है 20 है, यानी जितनी ब्रेड्थ है उसकी डबल हमारी प्लॉट की लेंथ है और 200 स्क्वायर यार्ड एरिया है, तो इसमें लिखने की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है। यही सोचकर आपने पेपर पे उसको नहीं लिखा और आप घर पर वापस आ गए। अब आप घर पे पहुंचते ही आपके पापा ने आपसे पूछा बेटा बताओ प्लॉट देख कर आ गया। आपने कहा हाँ देख कर आ गया, बहुत अच्छा प्लॉट है। उन्होंने कहा कि फेसिंग कितनी है प्लॉट की। जैसा आप ये सवाल सुने आपके दिमाग से निकल ही गया कि प्लॉट के मेजरमेंट्स क्या है। अब आप लोग सिचुएशन वो सोच सकते हैं, जो काम के लिए आप गए थे वो काम आप नहीं करके वापस आए, और आपके पापा उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आप उसकी फ़ेस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, और ये चीज़ आपके दिमाग से कम्प्लीटली तरीके से आपके दिमाग से निकल गई। अब आपको याद रहा तो सिर्फ ये याद रहा कि बस कुछ जो प्लॉट की जो फेसिंग थी वो लेंथ से कुछ हाफ थी, और आपका जो एरिया था प्लॉट का वो 200 स्क्वायर यार्ड एरिया था। सिर्फ ये डिटेल आपके पास मौजूद थी। हाँ, अगर ऐसे केस में आप हों, और अगर आपकी ग्रिप पॉलिनोमियल्स पे अगर मजबूत हो, या आपके पॉलिनोमियल्स के आपके कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट हों, तो आप ऐसी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने स्क्रीन पे इसके कैलकुलेशंस आपको बताए हैं, इजीली आप लोग इसका प्लॉट का एरिया से प्लॉट की लेंथ कितनी है, प्लॉट की ब्रेड्थ कितनी है, तमाम कैलकुलेशंस आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस तरह के जो सिचुएशंस हमारे पास लाइफ में नहीं, बस ये छोटा सा एक एग्जांपल था, इस तरह के जो सिचुएशंस आपके पास रियल लाइफ में आते हैं वो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से ऐसी चीज़ों को आप मालूम कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। और जाहिर है नाम से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल्स है क्या चीज़, और जिस तरह हम लोगों ने अभी इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस इसका देख लिया है हमने कि किस तरह पॉलिनोमियल्स हमको रियल लाइफ में इस्तेमाल में आ सकता है।
और इसमें डिटेल में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इक्वेशंस लेकर शुरू करते हैं। सर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कुछ बिल्कुल बेसिक और सिंपल इक्वेशंस हैं। हम लोग शुरू उसी से करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली पॉलिनोमियल्स के अंदर इक्वेशंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये फ़र्क समझ नहीं पाते कि बेसिक इक्वेशन या जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उससे पॉलिनोमियल इक्वेशंस में क्या डिफरेंट हो सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती क्या चीज़ है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे चैप्टर की तरफ। तो जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स इज इक्वल टू हो गए 5 एप्पल्स। बिल्कुल आसान सी बात थी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 8 मैंगोज प्लस डैश मैंगोज इज इक्वल टू 10 मैंगोज अगर मैं कहता हूँ तो सुनते ही आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा कि यहाँ पर भी आंसर आएगा 2 मैंगोज, क्योंकि 8 प्लस 2 होता है 10। मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल वही चीज़ हमको देखने को मिलती है। जिस तरह यहाँ पर एप्पल्स और मैंगो से हम लोग ने रिप्लेस कर लिया एक वेरिएबल x, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5x प्लस डैश एक्स इज इक्वल टू 10x। अब ये इक्वेशन का आंसर आपको बिल्कुल आराम से आ चुका होगा। 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 10x, मतलब यहाँ पर डैश में भी आपको आ जाएगा 5। और अगर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं उसमें 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, यहाँ पर भी आप लोग देखते ही समझ चुके होंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है। हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, आपको ये बिल्कुल लोअर क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब आप 7th क्लास 8th क्लास में जाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस बॉक्स से रिप्लेस करके वो नंबर एक डाल देगा, एक वेरिएबल डाल देगा, एक्स या वाई या जेड कुछ भी एक वेरिएबल डाल देगा और स्टूडेंट्स वहाँ से कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये सारे इक्वेशंस बताने का आपको मेन रीज़न यही था कि एक्स को देखकर हमको घबराना नहीं है। एक्स भी बिल्कुल एक डैश की तरह, बिल्कुल एक एम्प्टी बॉक्स की तरह होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। देख लो अभी यहाँ पर आप 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब आपको आंसर मालूम है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, क्योंकि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होता है। अगर उसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे, ये प्लस 2, ये जो आपका प्लस 2 है यहाँ पर, वो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद में हो जाएगा -2। एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो एक्स इज इक्वल टू 1। इसी के साथ साथ हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इस 1 को यहाँ पर डाल के देख लें तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसमें और नंबर्स और ऐड कर दूँ तो वही क्वेश्चन कुछ तरह लगेगी 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। मेथड्स बिल्कुल उसी तरह रहेगा, कोई चेंजेस मेथड में नहीं आएंगे और मुझे यहाँ पर भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। बस ये प्लस 5 को मैंने इधर से भेज दिया, -5 हो गया वो। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5x एज इट इज़ है, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया और 5 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ गया 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। इस तरह की इक्वेशंस आप लोग कई दफ़ा सॉल्व कर चुके होंगे और इस तरह की इक्वेशंस आपको आते भी होंगे। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बेसिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करना है हम लोग देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन है तो आप लोग x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज रख सकते हैं। प्लस 2 इधर आके हो जाएगा -2, 4x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया हमारा -2 और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वो नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड में। x इज इक्वल टू -2/4 हो चुका है आपका यहाँ पर। और अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, यानी हमारी वैल्यू x की निकल कर आ गई इज इक्वल टू -1/2। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जितने भी दूँ तो आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सेम वही इक्वेशन मैं यहाँ पर ग्रीन कलर में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उसको देख लीजिए आप, x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू -1/2 आंसर था। लेकिन अगर मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा माइनर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस x के ऊपर मैं यहाँ पर अगर मैं पावर लगा देता हूँ, पावर डिग्री 2 लगा देता हूँ मैं अगर इस इक्वेशन के ऊपर, क्या अब इसका इक्वेशन आप
आंसर ला सकते हैं। क्या अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करके देखिए। इस मेथड से इक्वेशन अब सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। जिस जो ऊपर के केस में हम लोग ऐड कर रहे थे, यहाँ पर वो चीज़ें ऐड नहीं होगी, इसीलिए ये हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऊपर के जितने भी इक्वेशन हम लोग देख रहे थे वो लीनियर पॉलिनोमियल थे, जहाँ पर हमारी डिग्री सेम थी, इस वजह से हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते थे। और हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इस तरह के कई सारे इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करके देखा डिफरेंट मेथड से। अब इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के मेथड्स और टेक्निक्स उसी तरह डिटेल में हम लोग देखेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस पावर 2 की जगह पर यहाँ पर अगर पावर 3 लगाता हूँ, सेकेंड जो एक्स है हमारे पास उसका पावर मैं अगर 2 लगाता हूँ, यहाँ पर तो एक्स नहीं है, अगर होता तो उसका पावर हम लोग 1 रख देते, या हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर एक्स। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह इक्वेशन में अगर हम 3, 2 और यहाँ पर 1 इस तरह की अगर कोई इक्वेशन होगी तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसी तरह वो चलता रहेगा। तो इस तरह की जो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप के जो भी हमारे इक्वेशन होंगे, तो उसको सॉल्व किस तरह करना है, उसके आंसर्स किस तरह लाना है, हम लोग वो इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। देखा हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उसको अगर हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करके देखते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर डिफरेंट जो टर्म्स है उनकी लोकेशन क्या है और उनके नाम क्या है, क्योंकि मैं हर बार आपसे नहीं कह सकता कि एक्स स्क्वायर के पहले वाला नंबर या एक्स के पहले वाला नंबर या लास्ट नंबर, इस तरह मैं आप लोगों से नहीं कह सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कुछ उसके नाम रख लेते हैं। तो जो भी आपका ये एक्स स्क्वायर है या एक्स है, एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, हमेशा ये उनका लोकेशन यही फिक्स होगा लोकेशन उनका, और हम लोग इनको बोलेंगे वेरिएबल्स, यानी हम इन लोगों को वेरी कर सकते हैं और हमको इनको अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा ये अल्फ़ाबेट ही होंगे, या तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लोकेशन में हमेशा आपके आएंगे अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे आपके यहाँ पर, अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे आपके यहाँ पर ये लोकेशन में। उसके बाद अल्फ़ाबेट के एग्जैक्ट ऊपर आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट के एग्जैक्ट ऊपर जो मैंने यहाँ पर ग्रीन बॉक्स बना दिया है, इस ग्रीन बॉक्स में हमेशा आपको डिग्री आएगी, यानी हमेशा आपको आएंगे नंबर, उसको कहेंगे हम लोग डिग्री या पावर या नंबर कहेंगे हम लोग। जब मैं आपसे डिग्री कहूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि एक्स के ऊपर वाला नंबर, एक्स का पावर, तो यहाँ पर हमेशा नंबर आएंगे। अब हमारी इक्वेशन जो कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए ये आएगी 2 यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, इस तरह ये आगे बढ़ सकता है। सिमिलरली अब वेरिएबल से पहले वाला जो भी आपकी स्पेस है वहाँ पर हमेशा नंबर आएगा और हम लोग उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। हमारे केस में है वो 1, यहाँ पर 3। यानी अगर मैं पूछूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप लोग कह देंगे 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप लोग कह देंगे 3। यानी हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि पहला बॉक्स होता है कोएफिशिएंट के लिए, हमेशा जो भी बॉक्स आपके वेरिएबल से पहले हो उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, और जो भी बॉक्स हमारे वेरिएबल के ऊपर होगा वो स्पेस होगी हमारी डिग्री या पावर की, और जो हमारा लास्ट बॉक्स होगा वो होगा कांस्टेंट। वो ज़रूरी नहीं है कि इधर ही हो, वो चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है, हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इधर प्लस में होगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो इस तरह हमारी इक्वेशन कुछ बन जाएगी। अगर मैं इसको कुछ जनरलाइज़ करूँ या इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो कुछ इस तरह बन जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की थी, ax + by + c = 0, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं था, वो इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कह रहे थे। यहाँ पर बस x के ऊपर हमारा कुछ पावर आ जाएगा, y की जगह पर हमारा x ही रहेगा, क्योंकि हमारी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन सिंगल वेरिएबल ओनली। तो ax² ± bx ± c = 0। अगर कोई भी इक्वेशन आपको ये फॉर्मेट में नज़र आ जाए, इसमें a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, b की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, c की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, बस इतना याद रख लीजिए, a b c की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है,
और अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए तो आप लोग उसको कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और जो मेथड्स हम लोग आगे देखने वाले हैं वो तमाम मेथड्स इस टाइप की इक्वेशन पर, इस फॉर्मेट की इक्वेशन पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमारे केस में ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2, जिस तरह हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मेथड जो हम लोग सब में पहले देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद उसके फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करने के लिए हम लोग वो भी देख लेंगे किस तरह फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग इसके अंदर देख लेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी और x की वैल्यू आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर हम लोगों ने y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0, मैंने एक एग्जाम्पल इक्वेशन मैंने ली है और उस इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू मैंने अपनी मर्ज़ी से 2, 3, 0, -2 मैंने वैल्यू अपनी मर्ज़ी से मैंने ली है और उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इस इक्वेशन में मेरे पास कुछ आंसर्स निकल कर आ गए। ये आंसर्स तो मेरे पास y के इक्वेशन में डालने से आए, लेकिन ये वैल्यूज़ जो मैंने ली है 2, 3, 0 और -2, जो वैल्यूज़ मैंने ली है मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है। उसकी वजह क्या है? अगर मैं इस वैल्यूज़ की जगह पर कुछ और वैल्यूज़ लूँ तो क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में डाउट्स थे कि सर x की वैल्यू चेंज लेने से क्या हो सकता है, क्या फ़र्क आ सकता है, तो हम लोग देखेंगे भी। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं x की, और आपकी आंसर्स पर, आपकी इक्वेशन पर, आपकी जो ग्राफ आपकी जो बनेगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्ट आपको ग्राफ आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले कैसे मैंने वैल्यू ली 2, y माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4, -4 इधर आके हो गया +4। सिमिलरली -2 इंटू 3 6, -6 इधर आके हो गया +6, यहाँ पर ये 0, -2 इंटू -2 हो गया था +4, यहाँ पर आके हो गया -4। अगर मैंने वैल्यू 6 की 2, 3, 0, -2 ली है तो मेरे पास आंसर आ गए 4, 6, 0 और -4। चलिए कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर देखते हैं दूसरे केस में। यहाँ पर मैं x की रैंडम वैल्यूज़ में ले रहा हूँ, x की वैल्यू मैं 17 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, -9, -1/2, मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ली है। यहाँ पर x की इक्वेशन वही है, लेकिन x की वैल्यू मैंने डिफरेंटली। आप लोग भी कुछ भी वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेकर ट्राई करके देखिए कि आपको क्या आंसर और क्या इक्वेशन आपको मिलती है और क्या आपकी ग्राफ में किस तरह की आपकी लाइन ड्रॉ होती है। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 17 इस इक्वेशन में डाली तो 2 इंटू 17 यहाँ पर बन गया 34। सिमिलरली 2 इंटू 5 बन गया 10, 2 इंटू -9 बन गया -18, 2 इंटू -1/2 बन गया -1। सेम हमारी वही इक्वेशन है, -2x को मैंने इधर भेज लिया था तो हो गया 2x। यहाँ पर भी आप लोग उसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन हमारे जब आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, अरे ये क्या, हमारे यहाँ के वैल्यूज़ और यहाँ के वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट आ गए। हमारे पास यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर मिल गया 34, यहाँ 6 था तो यहाँ पर मिल गया 10, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर -18, यहाँ पर -4 तो यहाँ पर -1। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि कुछ भी वैल्यूज़ ले लें, लेकिन यहाँ पर तो आंसर्स डिफरेंट आ गए भाई हमारे। ये तो हमारे लिए एक सोचने वाली बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था, आप ये वैल्यूज़ को चलिए हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। और तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि x की वैल्यूज़ ये आपके पास है x एक्सिस, आप x के जो भी वैल्यूज़ चाहे, आप जिस तरह आपका ग्राफ है, जिस तरह आप यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं, अगर उस पॉइंट पे आपको अगर y की वैल्यू अगर चाहिए तो आप इक्वेशन में डाल दीजिए। जिस तरह यहाँ पर मैंने पॉइंट अगर 5 को लिया था, मुझे y की वैल्यू यहाँ पर 10 मिली। सिमिलरली मैंने यहाँ पर 2 को लिया था, इसीलिए मुझे उस पॉइंट पर y की वैल्यू मिली। तो आप लोग अगर 10 लेते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ का कुछ पॉइंट मिल जाएगा, अगर आप 15 लेते हैं तो तकरीबन आपको यहाँ का कुछ पॉइंट मिल जाएगा। इससे बात हमको ये समझ में आती है कि आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट्स भी लेकर, अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट, कोई फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉइंट एक लेते हैं और ये एक पॉइंट लेते हैं और आप कनेक्ट करके अगर ड्रॉ करते हैं तो भी आपका एग्जाम में आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर आप 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो इसमें कोई परेशानी की या कोई मुश्किल की बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर भी आप एक लाइन
ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन एक्सटेंड होती है आपकी। 2 पॉइंट्स आपके मिल गए तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाइंस मत ड्रॉ करिए, उसको एक्सटेंड कर दीजिए ऊपर और नीचे। उसके बाद सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लीजिए, 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। हम लोग ये चीज़ हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में देखा था, बस उसका हम क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं कि हम लोग एक्स के वैल्यूज़ डिफरेंट क्यों ले सकते हैं। और आपको अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमारी वीडियो है उसको अंदर जाकर आप लोग देखेंगे। आपको ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है, किस तरह पॉइंट्स लेना है, किस तरह इस इक्वेशन से पॉइंट्स निकालना है, किस तरह बनाना है, वो सारे डिटेल्स हम लोगों ने बड़ी आसानी के साथ हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने देखा। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल्स में ग्राफ हम लोगों को किस तरह ड्रॉ करना है। तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई थी। ये हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर मैंने x के वैल्यूज़ कुछ ले लिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए और उसी को मैंने इक्वेशन में डाल दिया। -3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 -9 प्लस 2। 9 -9 तो हो गया हमारा 0 प्लस 2 हमारा पास यहाँ पर आ गया, मतलब -3 अगर मैं लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2। और ये मैंने किस तरह सब्स्टिट्यूट किया, जो मैंने -3 यहाँ पर लिया था यही इक्वेशन में x की जगह पर मैंने वो -3 यहाँ पर डाल दिया। देखिए आप, -3 x की जगह पर मैंने डाल दिया, स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 3 एज इट इज़ मैंने लिखा, x की जगह पर फिर मैंने -3 लिखा, प्लस एज इट इज़ है, 2 एज इट इज़ है। उसको जब मैंने -3 होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो मुझे मिला -9 प्लस इंटू माइनस मेरा हो गया -3 इंटू 3 9 प्लस 2 एज इट इज़, 9 - 9 0 प्लस 2 एज इट इज़। तो -3, 2 इसी तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। -3 -2 -1 0 1 2 3 इसी तरह मैंने सॉल्व कर लिए। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह ये किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ गए। अब उस वैल्यूज़ को मैं ग्राफ में प्लॉट करके देखता हूँ कि हमारा किस तरह ग्राफ आता है। ये हो गया मेरा ग्राफ। अब मेरा पहला पॉइंट है -3, -2। यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं मेरे, यहाँ पर सारे के सारे मेरे पॉइंट्स हैं। -3, -2 -2, -0 -1, 0 0, 2 1, 6 2, 2 एंड 3, 20। ये सारे पॉइंट्स मेरे हैं। तो चलिए मैं उसको ड्रॉ करके देखता हूँ यहाँ पर। तो x पे है मेरा -3, मतलब तकरीबन यहाँ पर, और y पे हो गया मेरा 2, मतलब मेरा कुछ पॉइंट आएगा तकरीबन कुछ यहाँ पर। सिमिलरली अगर नेक्स्ट पॉइंट देखूँ तो -2, 0 है मेरा पॉइंट, -2 मतलब यहाँ पर, और 0 मतलब y पर एग्जैक्टली यहीं पर। फिर हो गया मेरा -1, 0 यानी x पे -1 और y पे 0 मतलब यही है y पर 0। उसके बाद मेरा पॉइंट आ गया 0, 2 यानी x पे 0 और y पे 2 1 2, यहाँ पर कुछ मेरा पॉइंट हो गया। उसके बाद 1, 6 x पे 1 और y पे सीधा 6, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट बन जाएगा 6। सिमिलरली 2, 12 मतलब यहाँ पर 2 और y पे हो जाएगा मेरा तकरीबन 12, मतलब तकरीबन लगभग यहाँ पर कुछ हो जाएगा वो, और यहाँ पर भी हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ चुका है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1.51 और 2 के बीच में मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह चेंज हो रहा है, ग्राफ नहीं मालूम, मैंने इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1.5 को वैल्यू मैंने यहाँ पर रख के देखा, -1.5, तो मेरा आ गया आंसर उससे कुछ -0.25, मतलब तकरीबन आ जाएगा पॉइंट एक हमारा यहाँ पर भी। तो इस तरह हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ, इस सारे पॉइंट्स को अगर सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स कुछ आगे इस तरह, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से कुछ एक कर्व आ जाएगी, और इसी तरह की कर्व को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि क्वाड मतलब 4, स्क्वायर जो होता है आपका स्क्वायर, उसके आपके 4 साइड्स होते हैं। जो भी चीज़ के 4 साइड्स हों उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। और अगर आपको उसका फॉर्मूला मालूम होगा तो हमारा जो स्क्वायर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, हम उसको ए स्क्वायर से हम लोग उसको जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम लोग L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर स्क्वायर हो तो वहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, इसीलिए हम उसको साइड स्क्वायर कहते हैं। मतलब जो हमारी इक्वेशन है
स्क्वायर इक्वेशन होगी यहाँ पर, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर इक्वेशन होगी, इसीलिए इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जो हमारा ग्राफ इससे बनता है वो ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह पे, जिस तरह हमारी डिग्री 2 थी, ये इक्वेशन भी हमारा 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पर होगी y की वैल्यू 0। क्या होगी यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई आपको? हम लोग इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन क्यों कहते हैं? जो हमारे पॉइंट्स जो हमारे आते हैं यही हमारे है आंसर्स। 1 यहाँ पर जो आंसर्स हमारे -1, -2 यही हमारे आंसर्स है। और चूंकि यहाँ पर y की वैल्यू, ये तमाम एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू आपकी 0 होगी, इसीलिए हम लोग हमारे पॉइंट्स को कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन में भी आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू 0। आप लोग जिस तरह देखते हैं y इज इक्वल टू 0 पर आपको आंसर मालूम करना है, और y इज इक्वल टू 0 हमारे पास कहाँ पर आ गया? -1, -2 पर, जिस तरह आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। -1, -2 पे हमको y की वैल्यू 0 मिल गई, इसीलिए हम इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ग्राफ किस तरह हम लोग प्लॉट करते हैं, किस तरह इक्वेशन से हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट से हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फिर आपको बार बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट है कि ग्राफ किस तरह बनाना है, पॉइंट्स किस तरह निकालना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, आपके ये तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग हमारे ग्राफिकल मेथड को कंक्लूड करते हैं। हमारी इक्वेशन थी x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन का नाम हम लोगों ने y रख लिया था। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 एक क्लियरली मेंशन था, यानी y इज इक्वल टू 0 है, जो मैंने अभी आपको बताया। और y 0 सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है, x एक्सिस पर y 0 सिर्फ x एक्सिस पर ही पॉसिबल है। इसीलिए जो भी पॉइंट, जो भी इक्वेशन आपकी, जो भी आपका ग्राफ होगा, जो भी आपकी कर्व होगी, जो x एक्सिस को जहाँ पर कट करेगी, उसको आप लोग सीधा सीधा आप लोग कह देंगे कि यही हमारा आंसर है, यही हमारे इक्वेशन के जीरोस है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यही पॉइंट्स आपके इक्वेशन के जीरोस है, जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अब जब आपको आंसर आ गया एग्जाम में, लेकिन आपका बोर्ड्स है और आपको रिस्क आप नहीं ले सकते, इसीलिए ग्राफ में हम लोग को 1 पॉइंट की, 2 पॉइंट की, कुछ भी हम लोग को गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कोई सिली मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, उसको आपका आंसर आपका आ चुका है ग्राफिकल मेथड से, उसको रीचेक करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, या मैं आपको एक वेरिफिकेशन टेक्निक बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपना आंसर 100% कंफर्म कर सकते हैं और ये श्योर होकर आ सकते हैं कि मेरा आंसर तो ये 100% करेक्ट जा चुका है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हमारी इक्वेशन में पॉइंट्स आए थे x इज इक्वल टू -1, -2, यानी हमारी इक्वेशन, हमारी कर्व ने x को -1 और -2 पे कट किया था। तो आप एक 1 बाई 1 हमारी इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को डालकर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इक्वेशन थी x² + 3x + 2, x इज इक्वल टू -1 आपका पहला आंसर था, तो x की जगह पर बस सिंपली आपको -1 लिख देना है। स्क्वायर एज इट इज़ है, x की जगह पर -1, 3 एज इट इज़ है, प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, -1 स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -3 इंटू 1 3 प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0, 1 - 3 हो गया -2 प्लस t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS अगर आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आपको इसमें कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास यहाँ 0 नहीं आता है, दैट मीन्स आप लोगों ने ग्राफ में ड्रॉ करने में, कर्व में गड़बड़ की है, उसको फ़ौरन जाकर चेक करिए और उसको करेक्ट करिए। और हमारा दूसरा आंसर था x इज़ इक्वल टू -2। अब -2 को भी डालकर देखते हैं इक्वेशन में। x की जगह पर -2 प्लस 3, x की जगह पर अगेन -2 प्लस 2 -2 स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, प्लस 2 एज इट इज़ 4 - 6। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस तरह किया 4 + 2 6 हो गया हमारा, -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों भी केसेस में हमारे पास आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी। अगर आपको एग्जाम में कहे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल आप सेम मेथड फॉलो करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपको कुछ भी कह सकता है कि x की वैल्यूज़ फाइंड करिए, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ एक्स एक्सिस फाइंड करिए, या फिर इक्वेशन के जीरोस फाइंड करिए, या फिर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करिए। वो एग्ज़ाम में आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, आपको यही एक मेथड फॉलो करना है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। रूट्स, इक्वेशन, रूट्स, जीरोस, आंसर, ये हर चीज़ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। खैर, हम लोगों ने अभी तक तो देख लिया कि आंसर और ज़ीरोस किसको कहते हैं। अब देखते हैं इस पॉइंट्स को रूट्स क्यों कहते हैं।
इस पॉइंट्स को रूट्स क्यों कहते हैं हम लोग अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आपको एक चीज़ मालूम है, रूट से आपको प्लांट मिल सकता है। अगर हम लोग इसको रूट्स कहते हैं, हमारी जो आंसर्स हमारे आते हैं -1 और -2 को हम लोग अगर रूट्स कहते हैं, तो क्या इस रूट से हमको इक्वेशन मिल सकती है हमारी? तो चलिए देखते हैं। आपके जो आंसर आए थे x इज इक्वल टू -1 और -2 आया था। -1 इधर आके +1 हो गया, -2 इधर आके +2 हो गया, इज इक्वल टू 0 आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू आपका 0 रहेगा इक्वेशन में। अब x इंटू एक्स आपका हो गया x², x इंटू 2 हो गया आपका 2x। इसको अगर आपको कुछ समझ में डाउट आ रहा है तो मैं इसको बता सकता हूँ। ये x इंटू एक्स आपका हो गया x², फिर ये x मिलने गया आपका इस 2 से, और ये हो गया 2x। उसके बाद आपका 1 गया मिलने x से, 1 इंटू एक्स हो गया आपका x, फिर आपका ये 1 मिलने गया 2 से, और ये हो गया 2, 1 इंटू 2 2। अब x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हमारी इक्वेशन आ गई। x² एज इट इज़ हमने लिख लिया, 2x प्लस x हो गया हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो यही हमारी इक्वेशन थी, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ही हमारी इक्वेशन थी, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमको मिलकर आ गई हमारे रूट से। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इसी चीज़ को जीरोस रूट्स सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। अब अगर आपको इक्वेशन इस तरह दी हुई होगी x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आप लोग बिना ग्राफ ड्रॉ करे के इससे अपने आंसर्स निकाल सकते हैं? तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा एक मेथड्स होगा जिसमें हम फैक्टर्स निकाल कर मालूम कर लेंगे, तो बस वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आपको टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है ग्राफिकल मेथड, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्राफिकल मेथड आप लोग मत यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये मेथड आप देखिए एक दफ़ा। हमारी जो इक्वेशन थी, हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उसका पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और x² हो गया 2x², और अब हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जिस तरह मेथड का नाम मैंने आपको बताया था, हम लोग इसके निकाल लेंगे फैक्टर्स। 2 के फैक्टर्स है 2 इंटू 1 या -2 इंटू -1, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं। x² का तो x और x हो जाएगा, x और x हो जाएगा सिमिलरली। अब हमने x² और 2 यानी पहला और हमने लास्ट टर्म तो हमने ले लिया। अब ये जो हमारा बीच वाला टर्म है, वो टर्म को हम लोग भी नहीं छोड़ सकते, उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। वो टर्म है हमारा 3x। तो हमारे जो यहाँ पर आंसर आएंगे 2,1 या -2,-1, उसको आप चाहे तो प्लस कर सकते हैं, ये दोनों को चाहे तो माइनस कर सकते हैं, चाहे एक को प्लस चाहे एक को माइनस, वो आपकी मर्ज़ी है कम्प्लीटली, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि वो दो नंबर्स आपको ये यूज़ कर या ये दो टर्म्स आपको यूज़ करके आपको मिडिल टर्म आपको लेकर आना है। हमारी केस में अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 - 1 करता हूँ तो हो जाएगा 2 - 1 करता हूँ तो हो जाएगा 1, लेकिन हमको चाहिए 3, तो वो पॉसिबल लग रहा है 2 + 1 करने से। 2 + 1 हो गया हमारा 3x एज इट इज़, इसीलिए मेरे पास ये दो टर्म्स मेरे लिए यूज़फुल है। इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर 2x + 1x इज इक्वल टू हो गया 3x। तो हमारे तीन भी टर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक काम ये करता हूँ, x² मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, 2 मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, लेकिन 3x की जगह पर मैं 2x और 1x लिखूँगा, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। x² प्लस 3x की जगह पर मैंने लिख लिया 2x + 1x, ये था 3x हमारा, लेकिन उस जगह पर मैंने लिख लिया 2x + 1x + 2। ना हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन निकल सकता है हमारी इक्वेशन के अंदर। x² और 2x में हमको कॉमन लग रहा है x, अगर एक x में ले लूँ तो एक x यहाँ पर बच गया, प्लस x में ले लूँ तो सिर्फ बच गया 2 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर x और यहाँ पर है 2, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं सिर्फ कॉमन 1 ही ले सकता हूँ। यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर है 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब हमारे पास फिर बन गए दो टर्म्स, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर हम लोग इसमें से कॉमन लेकर देखते हैं, तो यहाँ पर भी x + 2 और यहाँ पर भी x + 2 हमारे पास कॉमन है। तो x + 2 में कॉमन लेता हूँ तो पहली जगह पर बच जाएगा x और दूसरी में बच जाएगा 1, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से x आ गया इधर और यहाँ से आ गया आपका 1। x + 2 हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो x + 2 ब्रैकेट x + 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो x + 2 इज इक्वल टू 0 या x + 1 इज इक्वल टू 0 मैं कह सकता हूँ। +2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -2, +1 इधर आकर हो जाएगा -1।
यानी x की वैल्यू अगेन मेरे पास निकल कर आ गई -1, -2, मतलब बिल्कुल इतनी सी स्पेस के अंदर मेरे पास x की वैल्यू -1, -2 और इतनी सारी मेहनत जो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने की थी, सारा हम लोगों ने इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था, ग्राफ को हमने प्लॉट किया था और जब हमारे पास निकल के आया था -1, -2, लेकिन इस मेथड में सिर्फ 3 या 4 लाइन के अंदर हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है -1, -2। तो आप लोग इस तरह भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी डिटेल्स तो हम लोगों ने देख ली। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम लोग ग्राफ से अपना आंसर निकाल सकते हैं, किस तरह हम लोग डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल कर अपना आंसर निकाल सकते हैं, किस तरह वेरीफाई करके हम लोग अपना आंसर मालूम कर सकते हैं। हमको डिफरेंट टाइप मालूम हो गए, एक आंसर के नेम्स मालूम हो गए कि हमको उसको नेम आंसर कह सकते हैं या रूट्स कह सकते हैं या ज़ीरोस कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और थोड़ा ऑब्जर्व करके देखेंगे कि हमको इसमें और कुछ मिल सकता है क्या, ताकि एग्ज़ाम में चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आने दो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन थी x² + 3x + 2, और मैंने जिस तरह आपको बताया था अगर यहाँ पर हमारी इक्वेशन में पहला जो कोएफिशिएंट है a = 1 है, यहाँ पर b = 3 है, c = 2 है, जिस तरह हम लोग पहले देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इनसे खेलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इनको ऐड करने से क्या होगा, प्रोडक्ट करने से क्या कुछ हमारा फ़ायदा हो सकता है या कुछ कोई चीज़ हमारे काम की हमारे पास निकल कर आ सकती है क्या, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहले हम लोग a है और हमारा b है और ये हमारा c है। अब हमारा आंसर इसका आ चुका था -1, -2। अब ये हमारे वैल्यूज़ हैं, ये हमारा आंसर है, या ज़ीरोस कह सकते हैं या रूट्स कह सकते हैं। इसको अगर मैं ऐड करके देखता हूँ -1 + -2 तो मेरे पास आएगा -3। सिमिलरली अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा 2। यानी अगर मैं ऐड करता हूँ इस रूट्स को तो सम ऑफ द रूट्स होता है -3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है 2। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, उसकी वजह नहीं, बताने की वजह ये है आपके पास, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करके देख लें या थोड़ा सा हम इसको देखेंगे तो हमको ये समझ में आ सकता है कि ये -3 जो आपका आंसर था, आपको इक्वेशन में कुछ यहाँ पर मिल सकता है। ये देखिए जो आपको 3 आ रहा था, यहाँ पर सम करने से आपका सम ऑफ द रूट जो 3 है आपको इक्वेशन में कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है आपको तकरीबन कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको डायरेक्टली मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर इसको आप अगर हर मेथड में, हर केस में, चाहे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, अगर आप लोग बिल्कुल सिर्फ इसी तरह करके आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको और डिटेल में यहाँ पर देखना होगा कि जो हम लोगों ने इक्वेशन में हमारी a b c हम लोगों ने जो निकाला था और हमारा जो ये सम ऑफ द रूट्स था मैंने उसको लिख लिया -3, नीचे कुछ नहीं था इसीलिए मैं बाई 1 लगा चुका हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा आंसर आया था 2, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स -3 था, उसको मैंने बाई 1 करके लिख दिया, नीचे कुछ नहीं था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर 2 है, बाई 1 मैंने करके लिख दिया, नीचे कुछ नहीं था यहाँ पर। और जब मैं इसको अपनी इक्वेशन से, फाइनल इक्वेशन से कंपेयर करके देखता हूँ तो मुझे -3 की वैल्यू, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, b = हमें मिला था 3, लेकिन यहाँ पर -3 था इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -b, और a की वैल्यू हमारे पास 1 थी इसीलिए 1 की जगह पर मैंने लिख दिया a। सिमिलरली c की वैल्यू हमारे पास थी 2 इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर c लिख चुका हूँ, और a की वैल्यू हमारे पास 1 थी इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर a लिख चुका हूँ। इससे हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल कर हमारे पास सामने आ सकती है, जिसमें से आपको कई दफ़ा क्वेश्चंस आते भी हैं आपके एग्ज़ाम में। और वो ये हैं, हाँ, जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं कि वो आपको सम ऑफ द रूट्स दे देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा पहली रूट का नाम है, बीटा दूसरी रूट का नाम है, तो अल्फ़ा और बीटा को देखकर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रूट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर अल्फ़ा कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि पहली रूट है, बीटा कहेगा तो दूसरी रूट है, अगर गामा कहेगा तो तीसरी, डेल्टा कहेगा तो चौथी, वो कुछ भी कह सकता है, बस नाम है वो, कुछ उससे आपको घबराने की बात नहीं है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर प्लस देखेंगे तो आप कहेंगे सम ऑफ द रूट, अगर मल्टीप्लाई देखेंगे तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और जैसा आपको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको एग्जाम में -3/1 दिया हुआ रहेगा, अल्फ़ा बीटा ये आपका अल्फ़ा और इंटू बीटा 2/1 आपको दिया हुआ रहेगा। अगर नीचे कुछ नहीं रहा तो आप 1 डाल लीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर डाल लिया। और जिस तरह हम लोगों ने पिछली स्लाइड में हमने ऑब्जर्व किया था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा होता है हमारा c/a। यहाँ से आपको ईज़िली
बी की वैल्यू पता चल सकती है जो कि माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। बी की वैल्यू आपको 3 है मालूम हो गया, ए की वैल्यू 1 है मालूम हो गया, सी की वैल्यू 2 है मालूम हो गया और ए की वैल्यू 1 है मालूम हो गया। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स देकर भी एग्जाम में पूछता है कि भाई इक्वेशन क्या है बताओ, डायरेक्ट उसने रूट्स नहीं दी, क्योंकि अगर रूट्स देती तो आप इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते थे, जिस तरह हम लोगों ने ये स्लाइड में देखा। अगर आपको रूट्स देता और इक्वेशन पूछता तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को उसने और ट्विस्ट किया और आपको उसने डायरेक्ट रूट्स देने के बजाय आप लोगों से उसने ये पूछा कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको देकर पूछा कि बताओ भाई इक्वेशन क्या है। तो आपके पास ये रिलेशन थी, हमने इसको ऑब्जर्व करके हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था कि किस तरह ये आता है। उससे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई और हमको हमारी इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी हम लोगों ने देख लिया जो कि हमको मालूम था, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी इंटू एक्स प्लस और माइनस सी, हमेशा पॉलिनोमियल में से जो भी इक्वेशन आएगी वो इसी फॉर्म में रहेगी। एक्स स्क्वायर हमेशा एज इट इज़ रहेगा, एक्स एज इट इज़ रहेगा, मैंने आपको बताया था। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गई, ए इज़ इक्वल टू 1, तो मैंने ए की जगह पर 1 लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, बी इज़ इक्वल टू 3, माइनस माइनस आपका सेम है इसीलिए हम लोग उसको कट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। b इज़ इक्वल टू 3, तो b की जगह पर मैंने 3 लिख दिया। c की जगह पर 2 है इसीलिए मैंने c की जगह पर 2 लिख दिया और हमारी इक्वेशन अगेन बिल्कुल आसानी से सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकल कर आ गई, जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, जो हम इक्वेशन लेकर चल रहे थे। बिल्कुल वही इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट देने से भी आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक बात अपने ध्यान में हमेशा याद रखिए, जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द सी बाई ए, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर हो, जो कि हमारी इस फॉर्म में हो, तो उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। यानी अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, या इस एग्जाम में वो स्पेसिफाई कर दे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे या आराम से ये रिलेशन लगाकर आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछता है वो, तो भी हमारे पास उसी तरह का बिल्कुल सेम रिलेशन है। आपका जो प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस डी बाई ए, और आपका अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, जो हमारा प्रोडक्ट और सम है रूट का, वो हो जाएगा सी बाई ए। और इक्वेशन वो इस फॉर्मेट में कुछ होगी। हमारी इक्वेशन हम लोगों ने पहले बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से हम लोग देखा था अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म होगा यानी ए एक्स क्यूब यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, तो हमारे रूट्स कुछ इस तरह हो जाएंगे। अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलावा आपकी हो सकती है बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हो सकती है, यानी एक्स पावर 4 की इक्वेशन हो सकती है, तो भी आपकी रिलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। चलिए, अब तक हम लोगों ने आराम से हमने देख लिया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी तो हम लोग उसका आंसर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके रूट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके ज़ीरोज़ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर ज़ीरोस आपको दिए हुए होंगे तो आप इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, या प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है तो उससे इक्वेशन किस तरह निकाल सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ग्राफ किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हमने सब कुछ हमने देख लिया अब तक। लेकिन वो सब कुछ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई होगी यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3, अगर 2 से होती, अगर इक्वेशन आपकी यहाँ से होती तो आपको किस तरह सॉल्व करना है अच्छे से मालूम था। लेकिन अगर इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगी तो किस तरह करना है, आपसे अगर वो पूछा कि रूट्स बताइए क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, तो डेफिनेटली आपको एक रूट दे दिया जाएगा और बाकी के 2 रूट्स आपको फाइंड करना होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन हम लोग न्यू मेथड्स नहीं देखेंगे क्योंकि वो मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग जो मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही मेथड्स हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को किसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो मेथड्स थे हम इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से हमको ये होगा कि हमको न्यू मेथड्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक रूट आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा, इसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे। किस तरह करना है ये देखेंगे। एक रूट आपका जो दिया हुआ था वो था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक रूट था आपके यहाँ पर। अब आपकी जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो इक्वेशन थी, हम लोग इसको हमारे यही रूट से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग अभी डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमको ये पावर कम करना है। अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ तो एक्स क्यूब बाई एक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स क्यूब को मैं x से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है मेरे पास, जो कि मेरी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर वापस मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि हमारे आंसर्स में कुछ भी चेंज नहीं आए। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग अभी। तो जो हमारी रूट दी हुई होगी, जो हमारी रूट हमारी दी हुई होगी, हम उसको हमारी इक्वेशन से हमको डिवाइड करना है। अच्छे से समझ लीजिए, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई होगी, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर क्यूबिक है तो उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो रूट रहेगा उसको आप डिवाइड कर लीजिए। आंसर मिलने के बाद में हम वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसको आप डिवाइड करना है आपको, और आपको x से आपको लाना है x क्यूब। इस x क्यूब को आपको कट करना है। तो हम लोग इस x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको यहाँ पर x क्यूब मिल जाए। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, लेकिन उसमें कोई परेशान होने की हमको बात नहीं है। सिर्फ आपको x को देखना है। यहाँ पर बाद में क्या नंबर है वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, उसको देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ये x किस तरह ये x क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। ये भी हमको कुछ नहीं देखना है, ये हमारे लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ये भी हमारे लिए भी फ़िलहाल मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। सिर्फ हमारा एम है x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि हमको x क्यूब मिल जाएगा। उससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं x-1 जो हमारा है, अगर मैं उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर इंटू एक्स हमको मिल सकता है x क्यूब। वही मैं यहाँ पर करके आपको बता रहा हूँ। x-1 को हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स, हमारे पास आ गया x क्यूब जो कि हमारे लिए कंसर्न है, और x स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। वही हम लोग यहाँ पर मैंने लिख दिया। x-1 को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा। साइन चेंज हो गई हमारी, प्लस से माइनस हो गई, यहाँ पर माइनस से प्लस हो गई। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आधा काम सॉल्व हो चुका है। अब ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो गया 3x स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और माइनस 2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जिस तरह मैंने पहले केस में बताया था, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ 3x स्क्वायर है, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारा मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ और सिर्फ x है। x से 3x स्क्वायर आप किस तरह ला सकते हैं? आपके पास एक इक्वेशन है x-1 जो आपका यहाँ पर है, उससे आप 3x स्क्वायर कैसा ला सकते हैं, ये और ये इस्तेमाल करके। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर, मतलब x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू 1 तो मुझे मिल सकता है 3, इसीलिए मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, और मुझे चाहिए x स्क्वायर। मेरे पास सिर्फ एक x है, मैं इसलिए उसको एक और x से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे मुझे मिल सकता है 3 इंटू 1 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। इस तरह मुझे पहला टर्म मिल सकता है। याद रखिए, आपको दूसरे टर्म को नहीं देखना है, यहाँ पर दूसरे टर्म की आपको परवाह नहीं करनी है। आपके लिए कंसर्न है सिर्फ पहला टर्म। आपको ये देखना है कि पहला टर्म आप लोग किस तरह ला सकते हैं। तो हम लोग 3x इंटू x-1 मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 3x स्क्वायर माइनस 3x। हमें वो 3x से मल्टीप्लाई करने से लिखा, इससे हमारा आ गया दूसरा टर्म इक्वेशन का। अब अगेन मैं साइन चेंज करता हूँ, प्लस से यहाँ पर मुझे मिल जाएगा माइनस, माइनस से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा प्लस, और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 3x और माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 3x मुझे मिल गया प्लस 2x, और माइनस 2 मैंने इसको नीचे उतार लिया और मेरा पास आ गया माइनस 2। अब मुझे देखना है 2x किस तरह ला सकता हूँ मैं x से। अगर मैं x से 2x लाना है तो वह x से पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है। 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स एक्स, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल सकता है 2x माइनस 2। सो x-1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे मिल गया है यहाँ पर 2x माइनस 2, और इसको मैं सब्सट्रैक्ट करने से प्लस से साइन हो चुकी है माइनस, माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मेरे पास आ चुका है 0। अब जैसे ही मुझे 0 रिमाइंडर मिलेगा तो मेरा जो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो कि हमारी निकल कर आ गई हमारी ओल्ड इक्वेशन जो हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई, और उसके रूट्स हमारे थे x प्लस 1 x प्लस 2, एक रूट ऑलरेडी गिवन था x माइनस 1। इससे हमारे पास 3 रूट्स भी निकल कर आ गए, माइनस 1 हो गया प्लस 1, प्लस 1 हो गया माइनस 1, प्लस 2 हो गया माइनस 2। अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास 3 के 3 रूट्स निकल कर आ गए हमारे पास, और जो हम लोगों ने डिवाइड किया था वापस उस इक्वेशन से हमने x-1 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसको सॉल्व करने से हमें वापस हमारी ओरिजिनल इक्वेशन भी हमको मिल चुकी है।
तो इसी के साथ साथ हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स हमने देखे। हमने इवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मेथड भी हमने अभी देखा। हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल सॉल्व करने का मेथड भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डिफरेंट हम लोग मेथड, डिफरेंट सॉल्विंग टेक्निक्स, चाहे एग्ज़ाम में किसी तरीके से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसे किस तरह टैकल करना है, हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि उसे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आगे आपके लिए इसी तरह से वीडियोज़ बना सकते हैं। थैंक यू।